दोपहर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, फिर शाम को बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगले दिन सुबह राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सही लोगों का वोट काट रहा है, फिर शाम को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो इस समय पिछले 1.5-2 महीने से पर डे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक में राहुल गांधी कहते हैं और फिर उनका जवाब दिया जाता है। अब सब लोग कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी सब लोग कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बहुत सारे पुराने जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हवाला दे के सिद्ध किया जा रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि सिंगापुर के नेता इतना झूठ क्यों नहीं बोलते, ऑस्ट्रेलिया के नेता क्यों नहीं झूठ बोलते, अमेरिका के नेता क्यों नहीं झूठ बोलते, भारत के ही नेता इतना झूठ क्यों बोलते हैं? तो उसका मूल कारण यह है क्योंकि भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठ बोलना कोई जघन्य अपराध नहीं है, झूठ बोलना कोई गंभीर अपराध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में नेता इतना सफेद झूठ नहीं बोलते क्योंकि वहां झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना हुआ है। भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, तो इसलिए जिसको जो मन करता है वो बोल देता है। उसको पता झूठ। राहुल गांधी के पास वकीलों की पूरी फौज है, कांग्रेस के पास बड़े दिग्गज वकील है। राहुल गांधी ने सबसे बाकायदा प्रॉपर पहले से ही ओपिनियन ले लिया है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या होगा। उनके वकीलों ने बता दिया आप झूठ बोलते जाइए, झूठ बोलना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ बोलने पे कुछ नहीं होगा। इसलिए वो झूठ बोले जा रहे। सच्चाई ये है कि भारत को लगभग 100 परिवारों ने बर्बाद किया है। भारत की जो बदहाली है, जो भारत इस समय फटेहाल है, जो भारत की दुर्दशा है, जो भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है, इसके लिए 100 परिवार जिम्मेदार है। एक परिवार दिल्ली वाला है जिसके बारे में आप देख ही रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक परिवार, 2 परिवार आंध्रा तेलंगाना में है जिन्होंने आंध्रा और तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। एक परिवार तमिलनाडु में है जिसने पूरे तमिलनाडु को बर्बाद कर दिया, कई सालों से सत्ता में। एक परिवार असम में है जिसने असम को लूटा बांटा और असम की पूरी डेमोग्राफी बदलवा दिया, वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पूरा ले आके सेटल कर दिया। 2-3 परिवार हरियाणा में है जिन्होंने लगातार जुमलेबाजी करके हरियाणा पे सत्ता बनाए रखी और हरियाणा को लूटते रहे। एक परिवार बिहार में है जो पिछले कई दशकों से लगातार लूट रहा है बिहार में जंगल राज भी कायम कर रखा है जिसने। 2 परिवार उत्तर प्रदेश में है जो जाति का जहर घोल के सत्ता में आते हैं और उसके बाद लूटते हैं खजाना, पूरा सरकारी खजाना लूट लेके अपना जो है ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस बनवा लेते हैं और लंदन में जाके बंगलो खरीद ले रहे। मध्य प्रदेश में 2 परिवार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश को लूटा। 2 परिवारों ने छत्तीसगढ़ को लूट लिया। 2 परिवारों ने पूरे गोवा को लूटा। 2 परिवारों ने हिमाचल को लूटा है। 2 परिवारों ने कश्मीर को लूटा, कश्मीर को बांटा, आतंकवादियों को मदद किया, अलगाववादियों को प्रोटेक्ट किया। 2 परिवार कश्मीर में है। एक परिवार झारखंड में है, पूरे झारखंड को लूट रहा है, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रहा है, रोहिंग्याओं की मदद कर रहा है, बांग्लादेशियों की मदद कर रहा है, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की मदद कर रहा है। ऐसे ही कर्नाटक में 2 परिवार हैं जो लगातार कर्नाटक को लूट रहे, बांट रहे, कर्नाटक को खा रहे। 2 परिवार महाराष्ट्र में है। एक परिवार उड़ीसा का है जिसने उड़ीसा को पूरा लगातार बदहाल बना के रखा, उसको पिछड़ा राज्य बना के रखा। 2 परिवार पंजाब में है, पूरे पंजाब को उन्होंने नशे के अंदर जाके ढकेल दिया। 100 परिवार हैं, मात्र 100 परिवार हैं जो पूरे भारत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। लेकिन हमारा कानून, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारा सुप्रीम कोर्ट इन 100 परिवारों को कुछ नहीं कर पा रहा। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसमें 2-4 प्यादे पकड़े गए, कुछ मंत्री संतरी पकड़े गए, लेकिन 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ किसके इशारे पे हुआ था? उसमें कुछ नहीं हुआ, उस परिवार को कुछ नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, बस बाबू पकड़ लिए गए, सचिव पकड़ लिए गए, कमिश्नर पकड़ लिए गए, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे परिवार उनका कुछ नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, उसमें भी बस वही नौकर साहब पकड़े गए, सचिव को पकड़ लिया, एडिशनल सेक्रेटरी को पकड़ लिया, 2-4 और बाबू पकड़ लिया, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे उनका कुछ नहीं हुआ। कड़वी सच्चाई है कि 500 साल में जितना मुगलों ने लूटा था भारत को, अंग्रेजों ने उतना 200 साल में लूट लिया था। और जितना मुगलों और अंग्रेजों ने 700 साल में लूटा, इन 100 परिवारों ने पिछले 75 साल में उतना लूटा है। यह कड़वी सच्चाई है। ये जितने 100 परिवार हैं अलग अलग राज्यों में, ऑस्ट्रेलिया में इनके बड़े बड़े फार्म हाउस, कनाडा में इनके बड़े बड़े फार्म हाउस, अमेरिका में इनके बड़े बड़े बंगलो, पूरा एकदम मौज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत गरीब है, गरीब नहीं है। भारत आज भी सोने की चिड़िया है। पहले भी सोने की चिड़िया था इसलिए मुगल आके लूटे, पहले भी सोने की चिड़िया था इसलिए अंग्रेज भी आके लूटे, और आज भी सोने की चिड़िया है
इसीलिए कोई व्यक्ति साइकिल चलाने वाला जैसे पार्षद प्रधान बन जाता है, वो भी 50 करोड़ का मालिक हो जाता है। सांसद विधायक हो गया फिर तो 500 करोड़ का मालिक हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में झूठ बोलना जघन्य अपराध नहीं है। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ भ्रष्टाचार जघन्य अपराध माना जाता है। चीन के भूतपूर्व कानून मंत्री को फांसी हुई है, भ्रष्टाचार किया था। चीन के कंपनी के जीएम को फांसी हुई है, थोड़ा सा ठेकेदार से पैसा ले लिया था। और यहाँ भ्रष्टाचार एक सामान्य शिष्टाचार हो चुका है। मतलब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। और ये जो 100 परिवार है, ये गरीबी हटाने का नारा देंगे, भूखमरी खत्म करने की बात करेंगे, फिर मुफ्तखोरी को बढ़ावा देंगे जी मैं तुम्हें स्कूटी दे दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, मैं तुम्हें कंप्यूटर दे दूंगा, मैं फलाने ढिकाने कर दूंगा। अल्टीमेटली टैक्सपेयर को लूट के और इलेक्शन के पहले मुफ्तखोरी का वादा करते हैं। ये जो 100 परिवार हैं, ये कोई इसमें लोहियावाद की बात करेगा, कोई जो है अम्बेडकरवाद की बात करता है, कोई पेरियारवाद की बात करता है, कोई गांधीवाद की बात करता है, ये सब करते हैं। लेकिन भारत में रिफॉर्म कैसे होगा उसकी कभी बात ही नहीं करते। दुर्भाग्य ये है, आम जनता इन 100 परिवारों के जुमलों से दिग्भ्रमित हो चुकी है। आम जनता इन 100 परिवारों के पे यकीन करती रही और उस यकीन का इन्होंने फ़ायदा उठाया। खूब लूटा, बच्चों को यहाँ विदेश भेजा, यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, खुद के अपने चार्टर्ड प्लेन बना लिए, सब कुछ कर लिया। अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि सबसे पहले ये 1950 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदला जाए। 1950 और 51 में जो कानून घटिया बना था, जिसकी वजह से इलेक्शन इलेक्शन पूरी तरीके से धोखा हो चुका है, इसको बदला जाए। समाधान दूसरा क्या है? पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई कानून ही नहीं है। मैंने भी PIL फाइल किया कि भैया सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल है, हाई कोर्ट कैसे चलेगा उसके लिए हाई कोर्ट रूल है, पार्लियामेंट कैसे चलेगा उसके लिए पार्लियामेंट ऑफ बिजनेस रूल है। और पूरा जो देश पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी ये तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, क्या मैनिफेस्टो बनेगा, कौन सा बिल बनेगा, कौन सा कानून बनेगा, उन पॉलिटिकल पार्टी को लिए कोई कानून ही नहीं है। तो कम से कम कानून तो बने। पॉलिटिकल पार्टियों ने सबके लिए कानून बनाया, अपने लिए कानून ही नहीं बनाया। नेताओं ने अपने लिए कोई कानून नहीं बनाया कि हाँ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कानून होना चाहिए। तो एक सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कानून होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां RTI के दायरे में लाई जाए। सबसे बड़ी बात, जिस दिन हम भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित कर देंगे, कालाधन बेनामी संपत्ति को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति आधार से लिंक कर दे। इसको लिंक करते ही ये 100 जो पॉलिटिकल परिवार हैं ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाहर जा कहीं झुग्गी में रहेंगे। इनके बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, इनके बड़े बड़े बंगलों हैं, इनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, इनको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भारत में कम प्रॉपर्टी बनाई है, विदेशों में ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई है, क्योंकि भारत की प्रॉपर्टी तो पकड़ में आ जाएगी। विदेशों वाली प्रॉपर्टी कोई पकड़ने जा नहीं रहा, कोई देखने जा नहीं रहा, कोई वीडियो बना के शेयर तो करने जा नहीं रहा। हालांकि यहाँ भी इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन यहाँ वाली प्रॉपर्टी मौसी के नाम, बुआ के नाम, चाचा के नाम, फूफा के नाम, नौकर के नाम, ड्राइवर के नाम, अपने धोबी के नाम, अपने ऐसे अलग अलग नाम से रखी हुई है। तो यहाँ वाली भी पकड़नी मुश्किल है। लेकिन विदेशों वाली प्रॉपर्टी इनके खुद के बाल बच्चों के नाम पे, और इसलिए ये यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। बस समाधान यही करना पड़ेगा कि आपको 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। आपको राजनीति को नो प्रॉफिट नो लॉस बनाना पड़ेगा। जब तक राजनीति फायदेमंद धंधा है, तब तक ये 100 पॉलिटिकल परिवार देश को बर्बाद करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। ये अच्छा, ये 100 पॉलिटिकल परिवार अगर भारत छोड़ के भाग जाए तो मैं कहता हूं भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली जाति का जहर घोलने वाले 100 परिवार हैं। ये 100 पॉलिटिकल परिवार भारत छोड़ के भाग जाए, भाषावाद खत्म हो जाएगा। ये मराठी बनाम हिंदी, तमिल बनाम हिंदी, असमी बनाम हिंदी, बंगाली बनाम हिंदी, जो झगड़े लगाने वाले यही 100 परिवार हैं। इन्हीं, ये बोलें चाहे ना बोलें, इन्हीं के इशारे पे इनके जो प्यादे होते हैं ना, इनके जो नेता छुट भैये होते हैं, वही वो हंगामा शुरू करते हैं। ये 100 परिवार भाग जाएं, भारत में जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये 100 परिवार भारत छोड़ के भाग जाएं, भाषावाद खत्म हो जाएगा। ये 100 परिवार भारत छोड़ के भाग जाएं, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। ये 100 परिवार के भारत छोड़ के भाग जाएं, अलगाववाद खत्म हो जाएगा। ये 100 परिवार अगर भाग जाएं भारत छोड़ के, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद खत्म हो जाएगा। ये 100 परिवार भारत छोड़ के भाग जाए, मैं कह रहा हूँ मिशनरियाँ अपने आप भारत छोड़ के भाग जाएंगी। वो इन्हीं 100 परिवार के भरोसे भारत में बैठी हुई हैं। ये 100 परिवार भारत छोड़ के अगर भाग गए तो जिहादी, आधे जिहादी अपने आप भाग जाएंगे, वो भी इन्हीं 100 परिवारों के भरोसे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 100 परिवार उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके नाम ह्यूमन राइट के नाम पे और सेकुलरिज्म के नाम पे उनको बचाते हैं। अब ये 100 परिवार भागेंगे कैसे? भागने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। भागने का एक ही तरीका है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, काला धन खत्म,
5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें और उसके बाद 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें। काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 100 परिवार भाग जाएंगे और इन 100 परिवार के भागते ही अगले 5 साल में राम राज्य आ जाएगा। इन 100 परिवारों के भागते ही अगले 5 साल में भारत विश्वगुरु बन जाएगा। इन 100 परिवारों के भागते ही अगले 5 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक ईमानदारों की सरकार बन जाएगी, राष्ट्रवादियों की सरकार बन जाएगी। ये पाखंडियों के भागते ही आधी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है इन पाखंडियों को भारत से भगाना और तरीका उसका यही है। पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, करप्शन को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, काला ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एविडेंस एक्ट बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करने के लिए बीएनएस को बदलना पड़ेगा। ये जो कंडक्ट, ये अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जिसके कारण ये फर्जीवाड़ा करते रहते हैं इलेक्शन में, उसके लिए ये कानून बदलना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों को 100% कैशलेस करना पड़ेगा। एक माननीय प्रधानमंत्री जी केवल एक काम कर दें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब 1 रुपये कैश में चंदा नहीं ले पाएगी, न 1 रुपये कैश में खर्च कर पाएगी। पॉलिटिकल पार्टियां 100% डिजिटल हो जाएंगी। इतना करते ही मैं कह रहा हूं इनकी आधी दुकान ऐसे बंद हो जाएगी। ये आधी सांप के तरीके से ना ये छटपटाना शुरू कर देंगे। अभी तो इनकी मस्ती चल रही है, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर इन कानूनों को बना दिया जाए, ये सारे के सारे 100 पॉलिटिकल परिवार साल भर के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएंगे। और जब भारत छोड़ के भाग जाएंगे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, ईमानदारों की सरकार बनेगी, सनातन हित में काम करने वाली सरकार बनेगी। फिर भारत में राम राज्य आएगा, फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा। जब तक ये 100 परिवार भारत में बने हुए हैं, ये झूठ बोल के जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोलते रहेंगे, अगड़े पिछड़ों को लड़ाते रहेंगे, दलित बनाम संवर्ण करते रहेंगे, क्योंकि इनकी दुकान उसी से चलती है।